Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of Marbury versus Madison, a case law of 1803. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Marbury versus Madison. This Marbury versus Madison is the most important case law of US Constitution which is generally related to the power of judicial review. अब ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू की, हमने देखना ये है कि एक्चुअली ये जुडिशियल रिव्यू की पावर है क्या, जुडिशियल रिव्यू किसको कहते हैं. सो अगर हम इसके मीनिंग को देखें तो जुडिशियल रिव्यू दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, जुडिशियल और रिव्यू. जुडिशियल जिसको हम कहते हैं द वन विच इज़ रिलेटेड टू लॉ और जुडिशरी, एंड रिव्यू मीन्स री मीन्स अगेन एंड व्यू मीन्स टू लुक. सो अगर हम एज अ होल इसको देखें तो जुडिशियल रिव्यू मीन्स टू लुक अगेन फ्रॉम द आई ऑफ लॉ. लॉ की नज़र से किसी चीज़ को दोबारा देखना, या फिर हम सिंपली इसको ये भी कह सकते हैं कि रीचेकिंग फ्रॉम अनदर आई, या फिर रीचेकिंग अकॉर्डिंग टू लॉ, कि लॉ की लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए किसी चीज़ को रीचेक करना. अब और ये जुडिशियल रिव्यू की पावर है किसके पास? ये कंट्री की कोर्ट्स के पास ये पावर है कि वो बाकी ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट को चेक करें, रिव्यू करें कि क्या वो ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट अपनी लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए काम कर रही हैं या नहीं. ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, दिस वाज फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन द केस ऑफ मैरबरी वर्सेस मेडिसन 1803. इस केस में इस पावर को फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था. अब हमने देखना ये है कि ये मैरबरी वर्सेस मेडिसन का केस है क्या. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस केस के फैक्ट्स क्या हैं. हुआ क्या था इस केस में, दैट थॉमस जेफरसन डिफीटेड जॉन एडम्स इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस. कंट्री के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, जो सदारती इंतखाबात हुए थे, उसमें जॉन एडम को हराया था. किसने? थॉमस जेफरसन ने इसको हराया था. क्योंकि हमें पता है कि यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लिहाजा जब यूएस में प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने लगे तो उस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में थॉमस जेफरसन ने जॉन एडम्स को हरा दिया था. और ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कब हुए थे? दीज इलेक्शंस वर हेल्ड इन दी लेट 1800s. अब उसके बाद क्या हुआ? बिफोर द थॉमस जेफरसन कुड हैव फॉर्मली एंटर्ड द ऑफिस, यानी इससे पहले कि जॉन एडम अपने ऑफिस में एंट्री देता या इससे पहले कि वो ओथ लेता, उसके ओथ लेने से पहले ही जॉन एडम ने क्या किया? अपनी कांग्रेस के थ्रू जॉन एडम और उसकी कांग्रेस ने क्या किया? एक एक्ट पास कर दिया. यानी कि अभी थॉमस जेफरसन ने ओथ नहीं लिया था, उसके ओथ लेने से पहले ही, उसके ऑफिस संभालने से पहले ही जॉन एडम और उसकी कांग्रेस ने मिलकर एक एक्ट पास कर दिया जिसको हम कहते हैं जुडिशरी एक्ट 1801. This Judiciary Act 1801 was passed just one day before the oath-taking ceremony of Thomas Jefferson. एक दिन पहले उसने ये एक्ट पास कर दिया था. अब इस एक्ट के नतीजे में हुआ क्या था? दिस न्यूली पास्ड एक्ट क्रिएटेड मैनी न्यू कोर्ट्स एंड रिक्वायर्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू जजेस. यानी कि जैसे ये एक्ट पास हुआ तो इस एक्ट के नतीजे में बहुत सारी नई कोर्ट्स बना दी गई, बहुत सारे नए जजेस को अपॉइंट कर दिया था.
जॉन एडम्स की टर्म जो थी वो ख़त्म होने वाली थी, लेकिन अपनी टर्म के ख़त्म होने से एक दिन पहले उसने ये एक्ट पास कर लिया था। वाई ही पास दिस एक्ट? He actually passed this Judiciary Act 1801 in order to frustrate his successor थॉमस जेफरसन, यानी कि उसके बाद जो आने वाला था उसका जाननशीन, सक्सेसर हम कहते हैं जाननशीन को, यानी कि जो थॉमस जेफरसन ने उसके बाद ऑफिस संभालना था उसने उसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए ये एक्ट पास कर लिया। अब जैसे ही ये नई कोर्ट्स बनी और ये न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई, ऑल दीज न्यू अपॉइंटमेंट्स वर अप्रूव्ड फ्रॉम दी सेनेट। जॉन एडम ने सेनेट से इन तमाम अपॉइंटमेंट्स को अप्रूव कराया था, बिकॉज यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर प्रेसिडेंट जितनी भी अपॉइंटमेंट करता है दे ऑल नीड अप्रूवल फ्रॉम दी सेनेट, उनको सेनेट से अप्रूव होना मस्ट होता है। लिहाजा इन तमाम अपॉइंटमेंट्स को सेनेट से अप्रूव कराया गया था। अब उसके बाद क्या हुआ, अब ज़रूरी था कि इन अपॉइंटमेंट्स की फाइनल कंफर्मेशन, जाहिर है कि उनको एक लेटर इशू होगा तभी वो अपने ऑफिस संभालेंगे, तभी वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे। सो इसके लिए ज़रूरी था कि इन तमाम न्यूली अपॉइंटीज़ को एक कमीशन डिलीवर किया जाए बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जब तक अपॉइंटीज़ को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेटर नहीं भेजेगा, कमीशन डिलीवर नहीं करेगा, उस वक्त तक वो फाइनल जजेस नहीं बन सकते। ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ये बात कही गई है। लेकिन हुआ क्या कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस वक्त कौन था? एट दैट टाइम द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वाज जेम्स मैडिसन, जिसने कमीशन भेजना था इन तमाम अपॉइंटीज़ को ताकि उनकी फाइनल कंफर्मेशन हो जाए और वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करें। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस वक्त कौन था? जेम्स मैडिसन था। जेम्स मैडिसन को किसने इलेक्ट किया था? ही वॉज एक्चुअली इलेक्टेड बाय थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन ने उसको इलेक्ट किया था और थॉमस जेफरसन ने उसे ऑर्डर किया, उसे कहा कि तुम कमीशन भेजने से इनकार कर दो। He ordered him not to deliver the commission to all the new appointees which were appointed by the John Adams। यानी उसने सिंपल क्या हुआ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से कहा कि तुम कमीशन भेजने से इनकार कर दो, उसने उसे ऑर्डर दे दिया। अब जो जेम्स मैडिसन था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, उसके लिए तो लाजिम था कि वो जेफरसन का हुक्म माने, लिहाजा उसने थॉमस जेफरसन के ऑर्डर के ऊपर कमीशन डिलीवर करने से इनकार कर दिया। मेडिसन रिफ्यूज टू डिलीवर द कमीशन। उसके बाद क्या हुआ, अब ये जितनी भी न्यूली अपॉइंटमेंट्स हुई थी उनमें से एक अपॉइंटी कौन था? विलियम मैरबरी, जो कि हमारे इस केस का मेन बंदा है, ठीक है, जिस पर ये केस रिलाई कर रहा है। विलियम मैरबरी को जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंट किया गया था इन दी कोलंबिया। किसने अपॉइंट किया था? जॉन एडम ने। लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट को भी रोक दिया गया था क्योंकि वो भी उन्हीं अपॉइंटीज़ में शामिल था और उन तमाम अपॉइंटीज़ की फाइनल कंफर्मेशन को किस तरह से रोका था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कहा था कि वो इन्हें फाइनल लेटर नहीं भेजेगा, इन्हें कमीशन डिलीवर नहीं करेगा। तो यहाँ उसकी अपॉइंटमेंट भी रुकी हुई थी। तो विलियम मैरबरी ने क्या किया कि उसने इस केस को कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए में एक रिट फाइल की, जिसको कहते हैं रिट ऑफ मैंडेमस। ये रिट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। अगर आपको फिर भी नहीं पता तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से इजीली रिट्स को समझ जाएंगे। यहाँ सिंपली मैं आपको क्या बता देती हूँ कि रिट ऑफ मैंडेमस क्यों फाइल की जाती है, ताकि अथॉरिटीज़ को कंपेल किया जाए कि वो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्म करें। अब यहाँ विलियम मैरबरी का रिट फाइल करने का मकसद क्या था? ताकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कंपेल किया जाए कि वो कमीशन डिलीवर कर दे। उसका मेन फोकस इस चीज़ पर था। सो ये थे इस केस के कुछ फैक्ट्स जो हमने डिस्कस कर लिए। अब देखना ये है कि इस केस के अंदर इश्यूज क्या क्या थे, मेन प्रॉब्लम क्या क्या था जिस पर केस
बेस कर रहा है। इस केस का जो पहला और मेन इशू था वो क्या था कि डू द पिटिशनर हैज़ द राइट टू बी डिलीवर्ड कमीशन, क्या पिटिशनर के पास ये राइट है कि उसको कमीशन डिलीवर किया जाए, ये पहला क्वेश्चन था। उसके बाद दूसरा क्या था, कैन दे सू फॉर द डिलीवरी ऑफ कमीशन, कि क्या वो कमीशन की डिलीवरी के लिए सूट फाइल कर सकते हैं, क्या उस बंदे को सू किया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन और थर्ड मेन इशू क्या था, डज द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी टू ऑर्डर फॉर द डिलीवरी ऑफ कमीशन, कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो कमीशन की डिलीवरी के लिए ऑर्डर कर सके। सो ये तीन इश्यूज थे जो कि इन डिस्कशन थे। पहला कि क्या पिटिशनर ये हक हासिल है कि उसे कमीशन डिलीवर किया जाए। सेकेंडली कि क्या वो डिलीवरी ऑफ कमीशन के लिए सूट फाइल कर सकता है। थर्ड कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा राइट है कि वो डिलीवरी ऑफ कमीशन को ऑर्डर दे सकती है। सो ये तीन इन डिस्कशन इशू थे। अब हम आ जाते हैं डिसीजन के ऊपर। सो इस केस में ये डिसाइड किया गया था दैट सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द मेडिसन्स रिफ्यूजल ऑफ डिलीवरी ऑफ कमीशन इज इलीगल, कि मेडिसन ने जो कमीशन भेजने से इनकार किया है वो टोटली इलीगल है। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी नहीं कही कि मेडिसन को उसने कंपेल नहीं किया, उसको ऑर्डर नहीं किया कि वो कमीशन की डिलीवरी करे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात तो कही कि मेडिसन ने जो कमीशन डिलीवर नहीं किया वो इलीगल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नहीं कहा, उसको ऑर्डर भी नहीं दिया कि वो कमीशन डिलीवर करे। सो अगर हम सुप्रीम कोर्ट की डिटेल जजमेंट को देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये लिखा है, जुडिशरी एक्ट 1789 is totally against the Constitution of USA, यानी कि ये एक्ट जुडिशरी एक्ट 1789 जिसके थ्रू विलियम मैरबरी ने कोर्ट में रिट ऑफ मैंडेमस फाइल की है इन ऑर्डर टू कंपेल द अथॉरिटी टू डिलीवर द कमीशन, वो टोटली कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कांग्रेस के पास ये पावर नहीं है कि वो कोई भी ऐसी लेजिस्लेशन करे अपनी रेगुलर लेजिस्लेशन में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। यानी कांग्रेस के पास ये राइट नहीं है कि वो कोई ऐसा कानून बनाए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने इस जुडिशरी एक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर दिया था इस केस के अंडर। अब ये चीज़ तो हमने डिस्कस कर ली कि इस केस के फैक्ट्स क्या थे, फैक्ट्स इश्यूज क्या थे और इन इश्यूज पर डिसीजन किस तरह से आया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो जुडिशियल रिव्यू डिस्कस कर रहे हैं, सो हाउ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज रेलिवेंट इन दिस केस। इस केस में जुडिशियल रिव्यू को किस तरह से डिस्कस किया गया था, लेट्स डिस्कस दिस थिंग। अब वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है, कि कोर्ट के पास ये पावर है कि वो बाकी ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट को चेक करे, वो उन पर अपना एक चेक एंड बैलेंस रखे। अब उन ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट में हमारे पास कौन कौन आती हैं, एग्जेक्टिव ब्रांच भी आती है और लेजिस्लेटिव ब्रांच भी आती है। अब लेजिस्लेटिव ब्रांच का कंसर्न इस केस के साथ किस तरह से है कि कांग्रेस ने लेजिस्लेशन की थी और उन्होंने जुडिशरी एक्ट पास किया था। अब यहाँ कोर्ट ने चीफ जस्टिस जॉन मार्शल ने जुडिशियल रिव्यू की पावर को एक्सरसाइज करते हुए उसने जुडिशियल रिव्यू की पावर को एक्सरसाइज किया फॉर चेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द स्टैट्यूट, और उसने साथ में ये कहा कि दिस एक्ट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम तो ये बात कर रहे हैं कि ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। अब कैसे अगेंस्ट है, बिकॉज इस एक्ट में जुडिशरी एक्ट 1789 में ये बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, के सुप्रीम कोर्ट हैज़ द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, और जिस जुरिस्डिक्शन को देखते हुए उन्होंने रिट फाइल की थी। जबकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दैट सुप्रीम कोर्ट हैज़
एपेलेट जुरिस्डिक्शन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ ये पावर है कि वो अपील सुन सकती है। लिहाजा अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन और ये एक्ट दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और कह रहा है और इस एक्ट में कुछ और बात की गई थी। लिहाजा कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू किया और कहा कि ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, लिहाजा इस एक्ट को नल एंड वॉइड करार दे दिया और इस एक्ट के थ्रू उसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कंपेल नहीं किया कि वो कमीशन की डिलीवरी करे। सो दिस मैरबरी वर्सेस मेडिसन केस is the first case of American Constitution in which the doctrine of judicial review was used. और ये डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, ताकि आप बाकी ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट पे चेक एंड बैलेंस रखें। So this was the whole discussion of Marbury versus Madison case 1803. I hope कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।